एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा विद चित्रा और आज के हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आजादी के बाद अगर इनके मंत्रालय पर आप नजर डालेंगे तो शायद ही किसी शख्सियत के नाम वो उपलब्धि हासिल हुई हो जो नितिन गडकरी के नाम हुई है। आम जनता से लेकर सत्ता पक्ष या विपक्ष के जितने भी चेहरे हैं एक सुर से सभी इनके खूब तारीफें करते हैं। कई बार इनकी ओर से दिए गए बयान खूब सुर्खियां बटोरते हैं तो कई बार अपने ही पक्ष के लोगों के लिए असहज स्थिति भी पैदा कर देते हैं। लेकिन हर मुद्दे पर बेबाक अपनी राय रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं सर आप? 11 सालों की बड़ी उपलब्धियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जब आप 11वीं में पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपके 52% नंबर आए थे। अब जब 11 सालों की अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को लेकर आप जनता के सामने साक्षात्कार कर रहे हैं, कितने नंबर खुद को अपने मंत्रालय को आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने को नंबर नहीं दूंगा, नंबर देने का काम जनता का है। आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल हो, या गुजरात, महाराष्ट्र हो, या अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय हो, आप कहीं भी जाइए और वहाँ के कॉमन मैन का फीडबैक लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने रोड का काम जो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हमारी जब सरकार बनी उसके बाद जो हमने काम किया है, जो 60 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, वो 11 साल में रोड सेक्टर में हमने करके दिखाया। आप बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखा रहे हैं देश को। आप तुलना करते हुए कहते हैं कि अमेरिका जैसी रोड अगले 2 साल में हो जाएगी और आप तुलना करते हुए ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में बसें चलती हुई आसमान में दिखाई देंगी। ये बड़े बड़े सपने साकार हो पाएंगे क्या? और एक और सवाल, आपने जो प्रयागराज का जिक्र किया, जब आप कहते हैं कि देश की जीडीपी में या उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा योगदान रहा, जो लोग गाड़ियां लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन हमने घंटों का 8-8 घंटे का लंबा जाम भी देखा था वहां पर। क्या अगर इतनी बड़े प्रमाण पर होगी तो उतनी कैपेसिटी तो एक प्रयागराज में कुंभ के लिए आई थी, तो संख्या कोई कुंभ के लिए रोड डिज़ाइन नहीं होते ना। रोड तो जो होते हैं रूटीन ट्रैफिक के हिसाब से होते हैं। तो मैं भी आपको एक सवाल पूछता हूँ कि 11 साल में मैंने दिखाया हुआ सपना पूरा नहीं किया, ऐसा कौन सा सपना है? सड़कों के मामले में तो यकीनन आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और जैसा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हर तरफ से आपकी तारीफ होती है, लेकिन जब जाम की बात होती है तो उससे बाकी तो छोड़िए, आप खुद जाम में फंसते हैं जब आप दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं। आपने पहले भी 2 साल पहले कहा पुरानी बात कि मैं ठीक, अभी भी वही हाल है ना? अभी नहीं है। आपको फिलहाल आप करिए, आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाइए। द्वारका एक्सप्रेस से अभी 15-20 दिन में UR2 ओपन हो रहा है और उसमें हमने टनल बनाई है आर्टिफिशियल। उसके 24 लेन का रोड है वहाँ, एक पिलर पे 4-4 रोड बने हुए पिलर है, पिलर पर, और वसंत विहार को टनल जा रही है और इधर एयरपोर्ट पर डायरेक्ट आ रही है। अभी वहाँ के आज आप जाके वो टनल देख के आइए। अब परिस्थितियाँ बदल गई, फिर भी रोज संख्या बढ़ रही है। जहाँ तक आप कह रहे ना कि भाई आसमान में उड़ने वाली बस, ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसके प्रपोजल हमारे पास आए, उसमें से 60 पर काम शुरू हुआ है। काम भी शुरू हो चुका है। अभी ये बद्रीनाथ, ये जो केदारनाथ है, यहाँ हमने 5000 करोड़ का रोपवे बना रहे हैं और वो 5000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर खर्चा करेगा, उल्टा 800 करोड़ रॉयल्टी देगा हमको। आपको हवा में उड़ने वाली स्काई बस की बात ये है कि जैसे धौला कुआं से मानेसर, इसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और इसमें डायरेक्ट पॉइंट्स होंगे ऊपर में, वो 25 से 135 सीट तक होते हैं। वहाँ लोग बैठेंगे और डायरेक्ट एक स्टेशन पे उतर के डायरेक्ट धौला कुआं से निकलकर, मतलब जाम की समस्या का सामना नहीं करना अगर पड़ेगा। लोग बड़े प्रमाण पर जाएंगे तो उतने गाड़ियाँ कम। पैसे भी तो वसूलेंगे ना खूब, उन लोगों से बिठाएंगे हवा में बस में, तो पैसे भी खूब वसूलेंगे गडकरी साहब। वो पैसे ऐसा है, अगर आपको इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अभी मैं नागपुर में एक नई बस ला रहा हूँ जो फ्लैश चार्जिंग बस है, पहला पायलट प्रोजेक्ट है, 135 सीटर बस है, एक ही बड़ी बस पूरी, और उसमें फ्लैश चार्जिंग है, चार्जर नीचे आता है और आधा मिनट में बस चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रिक से। अब गडकरी जी नागपुर से आते हैं तो वहां पर सबसे पहले सारे टेस्ट वहीं करवा ले रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट अभी यहाँ भी शुरू करेंगे ना। और एक निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस नहीं लाए, हमने इलेक्ट्रिक कार नहीं लाई,
ये जितने बड़े प्रमाण पर देश में लगातार फ्लेक्स इंजन की कार लाई, अब मेरे पास गाड़ी है फ्लेक्स इंजन की, 25 रुपये लीटर पेट्रोल एवरेज की तुलना 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। अब आपको क्यों सोचना है 25 रुपए लीटर पेट्रोल की गाड़ी में चल रहे हैं गडकरी साहब? ये तो आम लोगों को सोचना है ना कि उनको कितना सस्ता। जब मैंने इसके पहले आपका इंटरव्यू किया था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर आपने कहा था कि बहुत जल्दी वो सस्ती हो जाएंगी, कब कम होंगी वो? जब हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू की तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज $65 पर किलोवाट पर आवर कीमत आई है। अब कंपटीशन आ रही है। आप टाटा की, महिंद्रा की भी गाड़ियाँ कितनी सस्ती अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट है। मेरे पास कई पत्रकार आते कि आउट ऑफ टर्न में गाड़ी दिलाओ करके, कि चार्जिंग की कोई समस्या नहीं है। देखिए अभी आप जो कार ले रही है उसमें हमने एक अध्ययन किया था कि एक स्कूटर दिन भर में मैक्सिमम 26 से 28 किलोमीटर चलती है। तो अब स्कूटर जो आती है वो एक बार चार्ज की रात को घर में तो 125 किलोमीटर के लिए, तो कहीं बाहर जाने की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं। अब कार 300 से 450 किलोमीटर चार्ज होती है, तो आप दिल्ली में कितना भी घूमे तो 80 किलोमीटर घूमती है, तो रात को घर में जाके चार्ज होती है। समस्या कहाँ है? जब दिल्ली से मुंबई आप इलेक्ट्रिक कार जाओगी तब, दिल्ली से कलकत्ता जाओगी तब, दिल्ली से लुधियाना पंजाब जाओगी तब, तो उसके लिए हम रोड पर हमारी 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं और सब जगह चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था भी होगी। आप रेस्टोरेंट में जाओगे तब तक गाड़ी चार्ज होगी, फिर आप निकल जाओगे। अपनी बड़ी उपलब्धियों में बार बार आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर दिल्ली से दौसा की अगर मैं बात करूं तो सवाल उठाए गए थे। उससे निपटने के लिए नितिन गडकरी क्या करते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई थी, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आए थे। उसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड था, कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी थी और कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम पूरी तरह फिर से नए से करा के दिए। कहीं प्रॉब्लम नहीं। आप अभी जाके आइए दौसा तक, एक भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है सर, उसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत सारी बढ़ती हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है गूगल मैप्स के जरिए कई लोगों ने फॉलो किया उसको एज इट इज और उसके बाद वो हादसे का शिकार हो गए। तो नेविगेशन कंपनियों के साथ क्या कोई बातचीत इसको लेकर चल रही है? देखिए ये विषय हमारे साथ तो संबंधित नहीं है। 99% तो परफेक्ट होता है। तो पहली बात तो ऐसी कि जहाँ एक गलत होता है तो हम तुरंत उन कंपनियों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका ये गलत है, आप इसको वेरीफाई करो। जनरली वो इन्फॉर्म न मिलने के कारण वो फिर से दूसरी बार गलती होती है। पर ये समस्या आ रही है, हम इसके ऊपर अध्ययन करके कुछ उपाय ढूंढेंगे। जहां पर इस तरह के हाईवे बन रहे हैं, अगर वहां पर भी कुछ लगा दिया जाए, बैरिकेडिंग कर दी जाए कि अभी निर्माणाधीन है, इस तरह की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है और लोगों की गाड़ियां फर्राटे से ऊपर चढ़ रही हैं, कोई हवा में लटक जा रहा है, कोई जाकर पता चल रहा है गाड़ियां नीचे चली जा रही हैं। हमारे यहाँ तो अभी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। हम लोग पैरेलल रोड भी बनाते हैं और इसकी चिंता करते हैं कि लोगों को इसकी तकलीफ ना हो, और हमने इससे सूचनाएं भी दी है। अगर NHAI में कहीं ऐसी अगर घटना होती है, क्योंकि रोड सब हमारे नहीं है, मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ, तो मैं केवल NH के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन अब देश में ये हालत हो गई है कि कहीं पर भी रोड की कोई परेशानी या समस्या होती है तो गडकरी जी से सीधे सवाल पूछा जाता है। जो मैं बनाता नहीं, उसका क्रेडिट भी मुझे मिल जाता है कि ये इन्होंने बनाया, जबकि वो स्टेट बनाती है। ये भी बात है कि और जहाँ पे गड्ढे होते हैं उसका सारा खामियाजा भी आपके सिर पर फोड़ा जाता है। आते फिर मैं उनको क्लियर करता हूँ कि ये रोड स्टेट गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं। अब मैं आ जाती हूँ नितिन गडकरी के मन में अपने मंत्रालय को लेकर वो कौन कौन से कामकाज बाकी हैं जिनको बहुत तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें चुनौतियां किस तरह से नजर आती हैं। कई बार अधिकारियों के साथ हम सब ने देखा है, आप खुले मंचों पर भी स्वीकार करते हैं कि बात नहीं मानने पर बिल्कुल विद्यार्थी परिषद के जमाने वाले अंदाज में नितिन गडकरी सामने आ जाते हैं डांट फटकार लगाने के लिए। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। लैंड एक्विजिशन की समस्या है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की समस्या है, कहीं इंक्रोचमेंट हटाना पड़ता है, लोग रोक देते हैं। हम लोग स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और इच्छा शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समस्या है, पर समस्याओं से भागना ये उपाय नहीं है। अब मैं कुछ और सवालों पर आ जाती हूं जो थोड़ा आपके मंत्रालय से इतर है। बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप 52 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के 2009 से 13 में। अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में आपसी तालमेल की कमी है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कि कौन बनेगा अध्यक्ष। आपका सवाल सही है पर गलत व्यक्ति को है। आप ऐसा करिए, आपने मेरा इंटरव्यू जब लिया तो
एक बार नड्डा जी से भी इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए, वो हमारे अध्यक्ष है, वही बता पाएंगे। आपको अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि एक बार आप पहले रह चुके हैं, आपको लंबा अनुभव है, तो क्या गडकरी जी तैयार हैं इसके लिए? तो कोई अध्यक्ष मुझे बनना भी नहीं और बनने का सवाल भी नहीं होता। बनने का सवाल भी नहीं होता है। राहुल गांधी बहुत आलोचना करते हैं हर मुद्दे पर। पता ही नहीं आरएसएस क्या है, एक बार वो समझे आरएसएस क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देखे। कैसे समझेंगे राहुल गांधी? समझेंगे, समझ सकते हैं। देखो, अगर कोई आप प्राणी देखते हैं, अगर वो घोड़ा है तो घोड़ा है, कोई दूसरा बोलता है घोड़ा नहीं गधा है, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, जाके खुद देखना चाहिए। आप इनडायरेक्टली किसको घोड़ा और किसको गधा बता रहे हैं? मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक समझो गधा खड़ा है, कोई कहता है ये घोड़ा है, कोई कहता है गधा है, तो वहाँ जाकर अब देखेंगे हम, तो हमको समझ में आएगा आंखों से कि भाई सही क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सही अगर रूप से संघ को देखेगा तो सच्चाई को समझ लेगा, उसके मन में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की पारी किस तरह से आपको दिखाई देती है? क्योंकि कांग्रेस वाले भी आजकल बड़ी तारीफें करते हैं समय समय पर, और एक बयान भी सामने आया था आपका कि 240 सीटें आने के बाद किस तरह से विपक्षी दलों की ओर से आपको ऑफर दिया गया था प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह की भी बातें हुई थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुछ कहना नहीं है, ना मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। ख्वाब तो होगा ना कभी तो मन में उत्तराधिकारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कौन होगा उत्तराधिकारी, इसको लेकर क्या नेताओं की महत्वाकांक्षा नहीं बात तो ऐसी है और महत्वाकांक्षा रखना क्या गलत बात है? नहीं, पहली बात तो मैंने जिंदगी में अपना बायोडाटा कभी छापा नहीं है, मैं कभी कोई टिकट मांगने के लिए किसी के पास गया नहीं हूँ, मैं काम करते आया हूँ। आप अगर मुझे नज़दीक से मेरे पूरे लाइफ का अध्ययन करेंगे तो मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूँ। कुछ लोग पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन में मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूँ और मैं अपने कन्विक्शन के आधार पर काम करते रहता हूँ। अब गडकरी साहब इतना बेबाक बोलते हैं कि आपका एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था कि जो करेगा जाति की बात मैं मारूंगा उसको लात, और उसके बाद आपकी सरकार क्या कहती है? अचानक से एक दिन जातिगत जनगणना का ऐलान कर देती है, फिर अधिसूचना भी जारी कर दी जाती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल जाति पंथ से अलग अपने आप को अलग अलहदा मानती है, उसको जातिगत जनगणना करवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? विपक्षी दलों ने कहा कि हमारे सामने झुक गई सरकार। देखो, जातिगत गणना एक अलग विषय है। मैं जिस संस्कारों में बड़ा हूँ कि कोई भी उसकी जात व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। और मैं अपने जीवन में इस बात का अनुकरण करता हूँ और मैं जातिवाद का पालन नहीं करता। अब गणना करा के जातिगत तो झुक गई ना सरकार। राहुल गांधी कहते हैं हमारी जीत हो गई, सरकार को झुका दिया हमने। जातिगत गणना करना ये कोई जातिवाद नहीं है, ये एक सिस्टम है। आप जैसे आप ये जनगणना करते हैं तो आप मेल है कि फीमेल है लिखते हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। फिर धर्म पूछते हैं। जातिगत जनगणना इतना ही अगर अच्छा है तो फिर 1931 के बाद जब हुए भी एक दो बार तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? अगर इतना ही अच्छा, आपकी सरकार 11 सालों से थी, अब जाकर आप लोगों ने इसका ऐलान किया है। ट्राइब की संख्या कैसे तय हुई? जब जनगणना हुई तभी हुई ना। तो मुझे लगता है इसको हमने इस प्रकार से समझना चाहिए उसको। हाँ, जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जाति के आधार पर, वो जातिवाद है। विपक्ष के लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कौन दिखाई देता है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर कोई और? नहीं भाई, मैं तो जनता को तय करना है, मैं कौन होता है तय करने वाला? विपक्ष के लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं आपकी? आपने बिल्कुल सही सवाल किया, तो जाके उनसे ही पूछिए कि क्यों कर रहे हैं। आपको भी तो पता होगा कि क्यों तारीफ की जाती है। मेरी पार्टी स्पष्ट है, मेरे विचार स्पष्ट है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। और पर एक बात है कि सही डोरे डालते रहते हैं विपक्ष के लोग आपके ऊपर। नहीं, जो सही काम होगा मैं सबका करता हूँ। मेरे पास जो सही काम है, क्योंकि एक बताइए, एक नेशनल हाईवे बन रहा है, एक बीजेपी का एमपी है, तो उसके काउंसिल में बना और कांग्रेस का एमपी नहीं बना तो रोड ही नहीं बन पाएगा। क्योंकि रोड अगर पूरा बनाऊंगा तो रोड का फायदा होगा। तो मैं तो जो सही काम है वो सबका करता हूँ। घर पर किन बातों को लेकर चर्चा आप करते हैं? एक तो पॉलिटिक्स हो गई, एक आपका बिजनेस हो गया। अगर परिवार के या दोस्तों के साथ आप बैठे रहते हैं तो सबसे ज्यादा, चूंकि चर्चा विद चित्रा मेरे शो का नाम है, तो सबसे ज्यादा चर्चा किस अलग विषय पर नितिन गडकरी जी को करना पसंद है? खाने पे चर्चा होती है ज्यादातर। खाना और गाना? गाना होता है, खाना होता है। मैं देखो, मैं खुश हूँ, खुश रहना चाहता हूँ और सबको खुश रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। देखो, बातें होती होंगी, जब दुखी होते होंगे तो अपने आप को कैसे संभालते? मीठा खा के? हमारे घर में राजनीति छोड़कर सब बातों पे चर्चा होती है। घर में राजनीति की बात ही नहीं होती है।
परिवार के बाकी बिल्कुल लोग नहीं बेटे होता। मेरे घर के परिवार का एक भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। आएंगे या नहीं आएंगे? वो तय करेंगे। जब तक मैं हूँ, मैं इस बात का विरोधी हूँ कि नेता के पेट से नेता नहीं पैदा होगा, तो मेरे यहाँ कोई नहीं है राजनीति। फिर तो आपकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हो जाएंगे, कई तो केंद्रीय देखो, कौन- मंत्री ही हैं जिनके बेटे राजनीति में देखिए हैं। हर व्यक्ति, फिर नितिन गडकरी जी उनको भी सिखा रहे हैं कि नहीं करना है ऐसा। देखो मेरा जो मोदी जी भी कहते हैं कि किसी का बेटा होना गुनाह नहीं है। अगर मेरे बेटे को अगर टिकट मिलना है तो कार्यकर्ता और जनता कहती है कि इसको टिकट दो, तो उसका नहीं लड़ना लेना उसका प्रश्न है। जिस दिन मैं उसकी वकालत करता हूँ कि मेरे लड़के को टिकट दो, वो गलत है। लेकिन ये जो खाना और गाना की हम बात करें, आजकल कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं नितिन गडकरी जी? कोई कुछ गाना तो आपको सुनाना पड़ेगा। बहुत मतलब गाने आप सुनते हैं, आपका इंटरेस्ट भी है, भाषाएं भी आपको समझ में नहीं आती, आजकल वो वाले वो गाने भी आप सुन लेते हैं। बाबर क्या मुकर्रर करके कश्मीर का गाएगा, उसका गाना मुझे बड़ा पसंद है। कौन सा? अब वो बहुत सुनते रहता हूँ, अनेक गाने सुनते रहता हूँ। कोई तो एक दो चार लाइन आपको गुनगुनाना पड़ेगा। मैं वीर ज़रा जो पिक्चर था ना, वीर ज़ारा, मदन मोहन का संगीत था जिसमें लता जी ने काफ़ी सुंदर गाने, वो सुनता हूँ कभी। कौन सा? बहुत सभी सुनता हूँ, आपको प्रसिद्ध है, मालूम है सब। इतना समय मिल जाता है लोगों को, ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी अगर इतने सफल हैं तो लगातार वो 24 घंटे काम करते रहते होंगे, उनके पास सांस लेने ये की फुर्सत बिल्कुल नहीं सच होगी। नहीं है। मैं रोज रात को नया नया खाना खाता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट का मेनू चार्ट है मेरे यहाँ, क्या खाना कल, और मैं खुशी से अपने इससे रहता हूँ। बार बार इस तरह का एक भ्रम कह लें या इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अभी का जो रिश्ता है आपके बीजेपी के बड़े नेताओं से, वो क्या कहलाता है? गडकरी साहब क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं पार्टी का कमिटेड कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए जितना काम पार्टी बताती है वो करते रहता हूँ। विपक्षी दल इसको लेकर कई बार तंज भी कस लेते हैं कि मोदी जी में और गडकरी साहब में नहीं बनती है। नहीं, विपक्ष का काम ही है कुछ ना कुछ करके कन्फ्यूजन क्रिएट करना, विरोध क्रिएट करना, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी हमारे नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, और उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मतलब सब कुछ एकदम ऑल इज वेल, सब ठीक है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता कहीं। जीवन में नितिन गडकरी जी जो भी हासिल करना चाहते थे, क्या सब कुछ मिल गया? मुझे बिल्कुल अपने हैसियत से बहुत ज़्यादा हासिल हुआ। मैं खुश हूँ, समाधानी हूँ, कहीं भी नाराज नहीं हूँ। क्या ख्वाब हैं जो पूरे होने अभी बाकी हैं? कोई ख्वाब नहीं। कोई ख्वाब नहीं है? ऐसा क्या, इतना संतुष्ट व्यक्ति कैसे हो सकता है कि कोई ख्वाब ही नहीं है, अब सब कुछ पूरा हो गया? मेरे व्यवहार में भी यही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अनेक लोगों को देख चुके, इसलिए आपको विश्वास रखना कठिन जा रहा है। मेरा वो स्वभाव नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल खुश हूँ। बहुत घंटों तक आप योग करते हैं, एक्सरसाइज हाँ, करते हैं, इस वजह एक से बात ये जरूर है, मेरा feeling लाइफ आपके बहुत भीतर है। इरेगुलर इंडिसिप्लिन था। कोविड के बाद मेरा लाइफ बदला है। आज सुबह मैं नागपुर से हवाई जहाज से आया हूँ, सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, 2.5 से 3 घंटा मैंने व्यायाम प्राणायाम किया, और फिर उसके बाद स्नान करके मैं फ्लाइट में 9 बजे की फ्लाइट से यहाँ आया हूँ। 2.5 से 3 घंटे हर रोज आप रोज करते हैं करता व्यायाम हूँ, yes। प्राणायाम? और मैं आपके मार्फत सबको कहूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू योर हेल्थ। जो गलती मैंने की आप मत करिए। पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी अपने ऑनेस्ट वेल्थ को दीजिए, और फिर आपको जो लगता है वो काम। तो दिल्ली आने के बाद क्या क्या बदला गडकरी जी में? एक तो जब आप आए थे तो उस समय वजन बहुत ज्यादा था, आपके किचन की भी बहुत सारी तस्वीरें आप मुझे वायरल होती बताइए, थी, अभी वजन आपने बहुत कम कर लिया। 135 किलो वजन था मेरा जी, आज 86 है, 85-86 है। 49-50 kg वजन कम हुआ है। आप फूडी भी हैं, कंट्रोल कैसे कर लिया? थोड़ा खाता हूँ, नियत है मेरी खाने में, पर मैं खाने में कंट्रोल किया है। चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र से आप चूंकि आते हैं, और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि फर्जीवाड़े के बलबूते जीती है बीजेपी वहां पर। देखिए, जब जनता का वर्डिक्ट मिलता है, हार या जीत हो, उसको स्वीकारना चाहिए। वो वर्डिक्ट के बाद इस प्रकार की बातें करना मुझे ठीक नहीं लगता। आपको इस बारे में अब ज़्यादा कुछ और नहीं कहना? बस ठीक है, बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। नितिन गडकरी जी को देखकर यही कहा जा सकता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बहुत सही। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।